आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 सब्जेक्ट फिजिक्स लेक्चर नंबर 4 किस चैप्टर का, रे ऑप्टिक्स। ठीक है, ये जो क्लास है आज की वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। क्यों कि आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रकाश का अपवर्तन। जो ये प्रकाश का अपवर्तन नाम का टॉपिक है, ये अभी तक बहुत बार बोर्ड एग्जाम्स में पुटअप किया गया है। अब की बार 2025 में नहीं आया था, बाकी लेकिन बहुत बार पुटअप किया गया है, तो हो सकता है 2026 में आ सकता है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ये टॉपिक आज हम पढ़ने जा रहे हैं। अब देखो टॉपिक का नाम क्या है, प्रकाश का अपवर्तन। अबे प्रकाश का अपवर्तन है, ये जो टॉपिक में तो क्या है, लैंग्वेज का। इसमें 1 नंबर 1.5 नंबर की लैंग्वेज पुटअप कर सकता है। ठीक है, तो लैंग्वेज सुनो पहले तो। जब कोई प्रकाश की किरण, लिखो, जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से, जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से, जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी चाल में परिवर्तन होता है। इसी को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, समझे? इधर देखो, मैं भी समझे तो आप समझ जाओगे। ये हमारे पास विरल माध्यम है एक तो, और एक हमारे पास सघन माध्यम। विरल माध्यम का मतलब तो क्या है और सघन माध्यम का मतलब क्या है, पहले तो ये समझ लो। जो विरल माध्यम है उसे हम किसके द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वायु के द्वारा, यानी हवा के द्वारा। अब मान लो तुम्हारा हाथ है, ठीक है, ये हवा में तो मैं ऐसे चला रहा हूँ, इसको इतनी स्पीड से चला रहा हूँ, दिख रहा है? नहीं भी दिख रहा होगा, हो सकता है, बहुत स्पीड से चल रहा है यार। ठीक है, अब क्या इसी स्पीड से मैं इस हाथ को पानी में चला सकता हूं? इतनी स्पीड से नहीं चला सकता। अगर चलाऊंगा भी तो भी उसके लिए मेरे को बल ज्यादा लगाना पड़ेगा। मान लो तुम्हारे पास 100 न्यूटन बल है और 100 न्यूटन से तुम इतनी स्पीड से चला रहे हो हाथ को, और तुम्हारा बोला जाएगी अभी भी तुम्हारे पास 100 न्यूटन ही बल है, इतनी ही देर तक इस बल से, और पानी में हाथ चलाना है, चलाओ, नहीं चला पाओगे। तो पानी को क्या मान लेते हैं, सघन माध्यम, और इसको क्या मान लेते हैं, विरल माध्यम। तो मैंने क्या बताया था कि जो प्रकाश की किरण है ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है, तो क्या होगा, इसकी चाल में कमी आ जाएगी। क्या हो जाएगी, कमी आ जाएगी। तो जानी तो कैसे चाहिए थी, ये ऐसे जानी चाहिए थी, ठीक है, लेकिन ये चल कैसे जाएगी, ऐसे झुक जाएगी, इस तरफ झुक जाएगी। तो हम इसे तो क्या कहेंगे, इधर तो क्या बन जाएगा, कोण आई, ये क्या हो जाएगा, कोण आर। ठीक है, कोण आई, कोण आर, ये क्या हो जाएगी, आपतित किरण, आपतित किरण, ये क्या हो जाएगी, अपवर्तित किरण, ये क्या हो जाएगा, अपवर्तित कोण, नहीं, अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण, और ये कोण आई को क्या बोल देंगे हम, आपतन कोण। इतना समझ में आएगा, दोबारा समझ लो। हमने क्या बोला था कि हम पढ़ रहे हैं प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन यानी कि जो प्रकाश की किरण है वो सब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, तो उसकी चाल में परिवर्तन आता है, और उस परिवर्तन के कारण वो अभिलंब की ओर झुक जाती है। इसी को क्या कहते हैं हम, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यही मेन डेफिनेशन है। ठीक है, कैसे हुआ,
ये प्रकाश की किरण थी, विरल माध्यम था यानी वायु थी। विरल से सघन में आई, यहाँ पे आते ही जानी तो सीधी चाहिए थी, लेकिन चाल में क्या हुई, कमी हो गई, तो ये नीचे की ओर झुक गई। बस इसी को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और इसके बारे में हम पढ़ देंगे डिटेल से। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है अपवर्तनांक। कि क्या होता है अपवर्तनांक, कितने प्रकार का होता है अपवर्तनांक, इससे बेस्ड डेरिवेशंस, न्यूमेरिकल्स, ये सभी हम करेंगे। तो देखो अब यहाँ पे क्या टॉपिक है हमारा, अपवर्तनांक। क्या होता है ये अपवर्तनांक, रटने की जरूरत नहीं है। अपवर्तनांक क्या होता है, तो अभी हमने क्या पढ़ा था जस्ट इससे पहले, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, तो उसमें प्रकाश के अपवर्तन में क्या बताया था कि जब भी कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम प्रवेश करती है तो उसके चाल में कमी हो जाती है। इसी से बेस्ड ये है। अब अपवर्तनांक क्या कहलाएगा कि जब भी कोई प्रकाश की किरण, लिखो, जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी चाल में जितने गुना कमी होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। अब देखो ये अपवर्तनांक होता है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू या फिर नीटा के द्वारा। इसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं इसको म्यू या फिर नीटा, ये दो इसके साइन होते हैं, कोई सा भी हम लिख सकते हैं। तो अब देखो डेफिनेशन तो बताई थी इसकी। इसके दो टाइप होते हैं। पहला तो क्या होता है, निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक, और दूसरा कौन सा है, सापेक्ष अपवर्तनांक। तो सबसे पहले कौन सा देखेंगे हम, निरपेक्ष अपवर्तनांक। ये देखो, जब प्रकाश की किरण, निरपेक्ष अपवर्तनांक की सीधी सी डेफिनेशन है, निर्वात में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात। ठीक है, देखो समझ लो पहले इसको, निरपेक्ष अपवर्तनांक को। ऐसे हमने देखा था कि प्रकाश की किरण आ रही थी, ऐसे जानी चाहिए थी लेकिन ऐसे चल गई थी। ठीक है, निर्वात में तो इसकी चाल कितनी थी, मान लो कितनी भी थी, ठीक है, 2 किलोमीटर थी इसकी चाल निर्वात में तो। और जैसे ये माध्यम में आई तो इसकी चाल कितनी रह गई, 1 किलोमीटर। तो निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल का क्या कर देंगे, अनुपात। ठीक है, तो म्यू इज इक्वल टू निर्वात में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है, ये है इसका फॉर्मूला जो है। तो निर्वात में कितनी थी चाल, 2 बटा माध्यम में 1। ये तो वैसे ही है, बस लिखना नहीं है, ये वाला ये नहीं लिखना है। ठीक है, ये लिख लो, खाली ये नोट कर लो। डेफिनेशन अगर लिखना चाहो पहले तो ये लिख लेना कि प्रकाश के अपवर्तन में निर्वात में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात ही निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। ठीक है, ये लिख लो। इसमें एक नोट भी लगाना है, निरपेक्ष अपवर्तनांक में ही एक नोट लगाना है। क्या लगाना है, ये मात्रक विहीन तथा बीमा विहीन राशि है। इससे बेस्ड बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है। जो क्या है ये देखना, क्वेश्चन देखना, एमसीक्यू क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है। इससे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये।
नॉट जो है, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि प्रकाश के अपवर्तन में निरपेक्ष अपवर्तनांक प्रकाश के अपवर्तन में निरपेक्ष अपवर्तनांक का मात्रक है। ए तो दे देगा तुम्हारे को न्यूटन बटा कूलाम, बी दे देगा कूलाम, सी तुम्हारे को क्या दे देगा जी बटा में सेंटीमीटर यूनिवर्स, और डी तुम्हारे को क्या दे देगा नन ऑफ दीज। तो कौन सा क्वेश्चन करोगे, क्योंकि हमें पता है कि जो निरपेक्ष अपवर्तनांक है उसमें वो एक विमा विहीन और मात्रक विहीन राशि है, मात्रक विहीन और विमा विहीन राशि है। तो ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, नन ऑफ दीज इसका राइट आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन आ सकता है। अब जिनको नहीं पता होगा नन ऑफ दीज, ठीक है, जिनको क्या वो तुक्के क्या लगाएंगे, क्या तीन में से एक तो बैठेगा, तो कोई भी एक रहेगा, ये रहेगा, ये रहेगा। जबकि करना क्या है, तो ये ना तो इसका कोई मात्रक होता है, ना इसकी कोई बीमा होती है। केवल 2-3 टॉपिक ऐसे चलेंगे 12th क्लास के अंदर जिनकी मात्रक और बीमा नहीं है, बाकी सबके मात्रक और बीमा है, सबके हैं, ठीक है। अब इसका एक फॉर्मूला होता है किसका, निरपेक्ष अपवर्तनांक का, वो देख लो। म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन बी, ये फॉर्मूला है किसका, निरपेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात करने का। कैसे, कोई भी तुम्हारा क्वेश्चन दे देगा तो तुम एग्जाम में इतना थोड़ी लिखने में जो बैठोगे कि निरपेक्ष अपवर्तनांक बराबर निर्वात प्रकाश की चाल बटा में माध्यम में प्रकाश की चाल, और फिर वहां में लिखोगे, ठीक है। यानी ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकता है, तो वहां पे ऐसे लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना भी कोई है ही नहीं, नन ऑफ दिस रहोगे, वो नहीं करना है। मैंने अभी बताया था, इसको तो क्या बोलते हैं म्यू, ठीक है। निर्वात में प्रकाश की चाल किससे रिप्रेजेंट करोगे, सी से, और माध्यम प्रकाश की चाल किससे रिप्रेजेंट करोगे, बी से, ठीक है। निरपेक्ष अपवर्तनांक को तो म्यू से रिप्रेजेंट करोगे, सी से इसको और बी से माध्यम वाली को, ठीक है। अब आगे देखो, अब कुछ यहाँ पर माध्यम दिए गए हैं और उनकी निर्वात में चाल दी गई है, जो कि न्यूमेरिकल्स को करने में बहुत एक हद तक हेल्प करते हैं, ठीक है। कई बार तो हो सकता है कि ये जो माध्यम दिए हुए हैं जैसे कि वायु है, कांच है, ठीक है, इनके अपवर्तनांक क्वेश्चन में पहले से ही दे रखे हो, लेकिन कई बार क्या करता है एग्जामिनर, वो क्वेश्चन में नहीं देता है और वो तुम्हारे को याद नहीं होने चाहिए, ठीक है। अब अगर तुम्हारे याद नहीं होंगे ना तो तुम क्वेश्चन कर ही नहीं सकते, चाहे ऐसे कितना भी कुछ हो। तो वो देखो, ये कुछ माध्यम है जिनके यहाँ पर अपवर्तनांक दिए गए हैं। पहला तो क्या है, निर्वात का अपवर्तनांक कितना होता है, निर्वात का अपवर्तनांक 1 होता है। वायु का अपवर्तनांक कितना होता है, 1.00003 होता है। तो इसको हम एक ही लिख सकते हैं क्या, 1.0003 को हम लगभग 1 लिख सकते हैं, ठीक है। अब एग्जाम में अगर दोनों ऑप्शन दिए हुए हो कि वायु का अपवर्तनांक निम्न में से होता है, एक भी दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, तो यही करेक्ट करना है, ठीक है। बाकी वैसे 1 लिख सकते हैं हम कैलकुलेशन के लिए।
जल का जो अपवर्तनांक होता है वो कितना होता है, 1.33 होता है। तो इसको 1 नहीं लिख सकते हम, ध्यान रखना 1.33 के उधर 1 लिख दो, 1.33 को 1 नहीं लिख सकते। कांच का कितना होता है, 1.5 होता है अपवर्तनांक। और हीरे का कितने होता है, हीरे का जो अपवर्तनांक होता है वो कितना होता है, 2.4। सबसे ज्यादा इसी का होता है, हीरे का अपवर्तनांक। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम डेरिवेशन एक। क्या पढ़ेंगे, डेरिवेशन, जिसको पढ़ने में मजा आता है वो चीज पढ़ेंगे। कौन सा टॉपिक है, सापेक्ष अपवर्तनांक। कौन सा है, सापेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक तो हमने क्या पढ़ा था कि निर्वात में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल। सापेक्ष अपवर्तनांक में हम क्या पढ़ेंगे, किसी भी दो माध्यमों की प्रकाश निर्वात, किन्हीं भी दो माध्यमों में प्रकाश की चाल। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हम ऐसे बोल रहे कि हम पहले तो लिखो तुम म्यू बराबर है C/B लिखो। ठीक है, इसमें म्यू बराबर D/C भी लिख सकते हो, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। मतलब ये पूरी डेरिवेशन है, उसको देखने से ही समझ में आएगा क्या है क्या नहीं है। जो लिखोगे क्या, किन्हीं दो माध्यमों में प्रकाश की चाल। ठीक है, किन्हीं भी दो माध्यमों में ही प्रकाश की चाल होती है, वो कहलाता है सापेक्ष अपवर्तनांक। अब इसकी डेरिवेशन देखो। माना ये कोई दो माध्यम है, ठीक है, माध्यम फर्स्ट के लिए निरपेक्ष अपवर्तनांक, माध्यम नंबर 1 के लिए निरपेक्ष अपवर्तनांक किस तरह से होगा। माध्यम नंबर कितना लगाए, 1 लगाए, तो μ1 C/V1। C तो दोनों में सेम रहेगा। ठीक है, तो μ1 = C/V1। ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर देखो माध्यम 2 का निरपेक्ष अपवर्तनांक, कितना होगा माध्यम नंबर 2 का निरपेक्ष अपवर्तनांक, μ2 बराबर C/V2। ये होगी इक्वेशन नंबर तुम्हारी सेकेंड। अब देखो, पहले तो इतना लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अब समीकरण नंबर 1 में समीकरण नंबर 2 का भाग देने पर, यानी समीकरण नंबर जो 1 था वो अपना क्या था, μ1 = C/V1। इसके अंदर 2 का भाग देना है, यानी μ2 का भाग देना है। μ2 क्या था, C/V2, यही था ना अपना। तो अब भाग दे लो, C से तो C कट जाएगा, μ1/μ2 = A/V1/A/V2। μ1/μ2 = अब देखो इसको सोल्व कैसे करते हैं। V2 है ना,
अगर बटे में बटा हो तो v2 को ऊपर ले जाओ बस, और कुछ नहीं करना। इसको इस तरह इधर ले जाओ, v2 ये पूरा घूम के ऊपर चल जाता है, ऐसे हो जाता है, ये ऐसे है ना, तो ऐसे हो जाएगा, बटा में v1 हो जाएगा। ठीक है, μ1 अपॉन μ2 इज इक्वल टू v2 अपॉन v1। ये तो क्या आया, माध्यम एक का, माध्यम नंबर एक का माध्यम दो के सापेक्ष अपवर्तनांक, माध्यम नंबर एक का माध्यम नंबर दो के सापेक्ष अपवर्तनांक आ गया। अब क्या निकालेंगे, माध्यम दो का माध्यम एक के सापेक्ष अपवर्तनांक। तो कैसे, समीकरण नंबर दो में समीकरण एक का मान रख देंगे, समीकरण नंबर एक का मान रखने पर किस तरह से रखेंगे, अब रख दो μ2 बटा μ1 बराबर c बटा v2 बटा में c बटा में v1, c से तो c कट जाएगा, μ2 बटा μ1 बराबर a बटा v2 बटा में a बटा में v1, μ2 बटा में μ1 बराबर क्या आ जाएगा, v1 बटा v2। कंप्लीट। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे, माध्यम दो का, माध्यम नंबर दो का माध्यम एक के सापेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है, ये डेरिवेशन पहले तो लिख लो यहाँ तक। अब देखो, ये तुम्हारा एक पूरी डेरिवेशन हो चुकी है यहाँ तक। अब इसके अंदर से क्वेश्चन किस तरह से पुटअप होगा वो समझ लो पहले। तो डेरिवेशन तो रट लोगे, लेकिन क्वेश्चन पुटअप हो गया तो पता ही नहीं है क्या पूछा है क्या नहीं पूछा। ठीक है, क्वेश्चन ये पुटअप करेगा, कोई भी दो माध्यम दे देगा, ठीक है, उनकी वैल्यूज भी दे देगा तुम्हारे को, कोई भी दो माध्यम देके उनकी वैल्यूज दे देगा, फिर बोलेगा कि माध्यम एक का माध्यम दो के सापेक्ष निरपेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। क्या पूछेगा, माध्यम एक का माध्यम एक का दो के सापेक्ष अपवर्तनांक बराबर ज्ञात करो। ये क्वेश्चन पुटअप कर लेगा। फिर ये क्यों नहीं करवाया, क्योंकि फिर ऐसे कोई पूछ सकता है, माध्यम दो का माध्यम एक के सापेक्ष निरपेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये दोनों डेरिवेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पुटअप हो सकती है डेरिवेशन। अब एक क्वेश्चन है जो लिखो, क्वेश्चन है तगड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि जल में प्रकाश की चाल बराबर कितनी है, 2.25 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड है। यदि जल में प्रकाश की चाल 2.25 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड है, और कांच में प्रकाश की चाल बराबर कितनी है, 2 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड है। तो निम्न
का मान ज्ञात कीजिए। निम्न में कौन कौन है, इसके आगे ये भी लगा दो। म्यू डब्लू और म्यू जी। म्यू डब्लू का मान तो 2.25 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड है, और म्यू जी का मान कितना है, 2 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड है। डब्लू का मतलब तो समझ लो वाटर यानी जल का अपवर्तनांक, और जी का मतलब ग्लास का यानी कांच का अपवर्तनांक। ठीक है, ये साइन है इसके। तुम्हारे को निकालना है म्यू डब्लू। म्यू डब्लू जी, म्यू नहीं है, ये बी है, बी। ठीक है, ये माध्यम के लिए दिया हुआ है ना, अभी तो माध्यम के लिए ही है। निकालना है म्यू जी डब्लू, एक निकालना है म्यू जी। ये चारों के चारों तुम्हारे को निकालने, हम निकाल देते हैं। अब निकाल लाइट गई। ये लिख लिया ना, इतना नोट कर लिया। ठीक है, सबसे पहली चीज तो क्या निकालनी है, म्यू डब्लू निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि म्यू बराबर क्या होता है, सी अपॉन वी होता है। ठीक है, तो म्यू इज इक्वल टू सी की वैल्यू कितनी होती है, सी का मान हमेशा याद रखेंगे 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड ही होगा। कोई भी सिचुएशन हो 3 गुणा 8 मीटर पर सेकंड ही होगा सी की वैल्यू। ठीक है, तो म्यू इज इक्वल टू 3 गुणा 10 की घात 8 बटा में वी की वैल्यू क्या थी बताया था, वी कौन से ज्ञात करना है, म्यू डब्लू ज्ञात करना है ना, तो वी भी क्या हो जाएगा डब्लू। तो वी डब्लू की वैल्यू क्या थी 2.25 गुणा 10 की घात 8। अगर इसे हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आ जाती है वो देखते रहना। तो सॉल्व करके इसका मेरे पास टाइम था सेकंड है, तो देखो म्यू जी की वैल्यू ज्ञात करनी है अपने को। ठीक है, क्या हो जाएगा सी अपॉन वी जी, म्यू जी इक्वल टू 3 गुणा 10 की घात 8, सी की वैल्यू तो फिक्स है ही, वी जी की वैल्यू कितनी है 2 गुणा 10 की घात 8। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना, म्यू जी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अगला कौन सा है म्यू डब्लू जी, ये वाला था ना, इसको देखो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, म्यू डब्लू बाय म्यू जी लिख सकते हैं। तो म्यू डब्लू का मान तो कितना हो जाएगा, म्यू डब्लू का मान होगा 4/3 और म्यू जी की वैल्यू क्या होगी 3/4, पूरा सोल्व करने के बाद में। ठीक है, कैसे, ये जो म्यू डब्लू है ना इसको सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 4/3 और इसकी वैल्यू कितनी आएगी 3/4। मेरे पास तो लिखा हुआ है इसलिए मैं डायरेक्ट देख के बता रहा हूँ। तो टोटल दो वैल्यू हम देखेंगे इसकी, म्यू डब्लू जी की वो कितनी आ जाएगी 8/9 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ये भी क्वेश्चन सोल्व हो गया, आपका कैलकुलेशन करते रहना। अगला है म्यू जी डब्लू, इसको कैसे लिख सकते हैं, म्यू जी बाय म्यू डब्लू, तो म्यू जी की वैल्यू रख दो और म्यू डब्लू की वैल्यू रख दो, कितनी आ जाएगी 9/8, ये इसका आंसर हो जाएगा चारों का। ठीक है, आज की क्लास यही बैंड होती है, जितना भी जो था मैंने वो बता दिया है। अभी तो और बाकी है प्रकाश के अपवर्तन का टॉपिक। ठीक है, अब बाकी नेक्स्ट क्लास में।